नमस्कार, मैं समर्थ रोहित शर्मा। फ्रांस में हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक बड़े नायक की गिरफ्तारी हुई है। टेलीग्राम काम के ओनर थे और टेलीग्राम काम बनाया ही इसी बात के लिए था कि हर व्यक्ति की आवाज़ स्वतंत्र रूप से दूसरी जगह पहुँचे, तो दुनिया में गूंजे। लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद या रूसी साम्राज्यवाद या फ्रांस के तमाम लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर नहीं है, वो इन लोगों पर लगातार हमले कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी हत्याएँ तक हो रही है। यही वजह है कि हम सभी तमाम लोगों को जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर हैं, एक साथ खड़ा होना होगा, एक प्लेटफ़ॉर्म पर आवाज़ अपनी बुलंद करनी होगी। मेरे साथ हैं सुब्रतो चटर्जी और हम जानेंगे उनसे कि उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों हुई और स्पीच का जो मसला चल रहा है पूरी दुनिया में, वो क्या है? सुब्रतो जी, बहुत-बहुत समर भूमि में आपका है। धन्यवाद। सुब्रतो जी, अभी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत बड़े पहरेदार लोगों की हत्याएँ हो रही है, जेल गिरफ्तारी की जा रही है और टेलीग्राम के जो मालिक थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये किस सिलसिले में गिरफ्तारी इनकी हुई है? देखिए, दरअसल थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ। बिल्कुल। जब जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 नाम की किताब लिखी थी, तो उसने आने वाले समय में, किताब तो 1940 के दशक में लिखी गई, ऐसे एक समाज की सरकार की कल्पना की जिसमें द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, माने सरकार बड़े भाई की भूमिका में है, जनता जो है वो छोटे भाई की भूमिका में है, और बड़े भाई की नजरें हमेशा छोटे भाई की क्रियाकलापों पर लगी रहती है। उसकी सोच पर लगी रहती है। दरअसल जिस समय जॉर्ज ऑरवेल इस किताब को लिख रहे थे, उस समय सोवियत संघ में क्रांति हो चुकी थी, और ऑरवेल चूंकि एंटी कम्युनिस्ट थे, तो उनको कम्युनिज्म का टोटलिटेरियन रेजिम जिसको कहते हैं, उससे के विरुद्ध में वो उस चीज को लिख रहे थे। मजेदार बात यह है कि उसके पहले चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर नाम की मूवी बना बना चुके थे, जिसमें वो हिटलर को उसी भूमिका में दिख रहे थे। ठीक है, तो चार्ली चैपलिन से लेकर ऑरवेल तक, चार्ली चैपलिन जाने माने कम्युनिस्ट थे, जॉर्ज ऑरवेल लिबरल डेमोक्रेसी के समर्थक थे, लेकिन दोनों ने मनुष्य की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे आप कह रहे हैं, उसके प्रति दोनों की संवेदनाएं समान रूप से व्यक्त होती थी। अब क्या है कि स्टेट क्या है? स्टेट एक तंत्र है। तंत्र जो है वो हमेशा जनता को कमजोर करके खुद को मजबूत बनाने की स्थिति में लाता है। तंत्र का मतलब ही, तो जनता को कमजोर करने के लिए पहली जरूरत क्या है कि उसके जो नैसर्गिक अधिकार हैं, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसको कानूनी अधिकार का जामा पहनाया गया है। ठीक है, तो मस्जिद में सोईबो माग का खईबो कहने वाले तुलसी अकबर के जमाने में बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी के मन में जो है वो बिना लाग लपेट के अगर व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, और इस डर से नहीं कर पाएगा कि कोई उसे सुन रहा है, धीरे धीरे कोई सुन ना ले, तो इस मनोस्थिति में मनुष्य को गुलाम बनाने की कवायद है। अब तो आते जी हैं हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं सेंसरशिप। इसका दूसरा पहलू है, पहला पहलू है
कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफत करते हुए सरकारें और तंत्र जो है कई तरह की हथकंडे अपनाते हैं। जैसे जो मिलिट्री डाक होता है, सैनिकों को जो उनके घर से चिट्ठियां आती हैं, मित्रों को चिट्ठियां आती है, वो बॉर्डर पर रहते हैं, उन सारी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ी जाती है, तब उनको दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा कहीं इसलिए देश की सुरक्षा के साथ उसको जोड़ दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिट्ठियों के आदान प्रदान के माध्यम से कुछ सीक्रेट्स जो है, डिफेंस सीक्रेट्स जो है, शत्रुओं के हाथ में कहीं लग ना जाए। चलिए, वो एक सीमित धारा में समझ में भी बात आती है, वो मजबूरी है सरकार की, और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पर उसको कोई सवाल नहीं होता। हमने इमरजेंसी के दौरान दौरान सेंसरशिप देखा है, प्रेस सेंसरशिप, जिसमें बड़े बड़े अखबार जो थे उन्होंने संपादकीय की जगह में वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छाप दिया, किसी ने फ्रंट पेज को ब्लैक कर दिया, तो लोग बिना कहे भी बहुत कुछ कह गए, प्रेस कह गया। ठीक है, तो ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ना, ये सरकार और जनता के बीच में चलती रही है शुरू से ही। तो मजेदार बात क्या है कि आधुनिक काल में और उत्तर आधुनिक काल में इसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जो पॉवेल का अरेस्टिंग हुई है, टेलीग्राम के मालिक की, उस पर दबाव था। वो अमेरिका में उतरते ही उस पर एफबीआई वाले उनको लेकर चले गए किसी जगह पर, अज्ञात स्थान पर, जो उनका स्टाइल है। वहां पर जाकर उन पर प्रेशर दिया गया कि आप अपने टेलीग्राम से एंड टू एंड एनक्रिप्शन को हटा दीजिए। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है, वो व्हाट्सएप मेटा पर भी लागू होता है, कि मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा, मैंने भेजे गए मैसेज को सिर्फ तुम ही खोल सकते हो अपने एंड में, है ना, दूसरा कोई इसको खोल नहीं सकता। तो ये एक सर्वर पर डेटा इकट्ठा होता रहता है। सरकारें चाह रही हैं कि उस डेटा को व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, सरकार को अपने और दूसरे अलग अलग देशों के सरकारों को उपलब्ध करवाएं, ताकि क्या हो कि वो एक बात होती है तुम्हारी ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग का मतलब होता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ने की कोशिश। इस तरह से करोड़ों अरबों खरबों मैसेज हर सेकंड पूरी दुनिया में फ्लो कर रही है। सूचना क्रांति का दौर है। इस डेटा को अगर हाथ में, सरकार के हाथ में आ जाए, तो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है, जरा इस पर सोचिए। पहली बात तो यह है, वो पूरे देश की राजनीतिक मिजाज को समझ जाती है, और समझ जाएगी कि जनता किस, हमारी किन नीतियों के खिलाफ है, किन नीतियों के साथ है, हमारी किन नीतियों पर जनता का रिएक्शन क्या है। अभी जैसे हमारे देश में ये पेंशन वाला मामला चल रहा है, उस पर जनता का मिजाज क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। कहीं चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर जनमत क्या है। हजारों लाखों करोड़ रुपए देकर एजेंसियों से सर्वे करवाने से अच्छा है उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के बीच की जो बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है विचारों का, उस पर नजर रखी जाए और उससे अपनी पॉलिसीज को उसी अनुरूप ढाला जाए। या अगर कोई बहुत ज्यादा वायलेंट है तो उसको पकड़ के जेल के अंदर में घुसा दिया जाए। तो इसको करने के लिए पॉवेल राजी नहीं है। पॉवेल हर उस आदमी के लिए लड़ रहा है दुनिया में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिमायती है। अब मजेदार बात क्या है कि इनकी अरेस्टिंग के बाद यूरोप के मानवाधिकार कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना ये मानवाधिकार के विरुद्ध में है।
ठीक है, ये फैसला भी उसी यूरोप से आया है जिस यूरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। मतलब क्या है कि देर इज ऑलवेज ए सिविल सोसाइटी एंड देर इज ए गवर्नमेंट व्हिच आर एट लॉगरहेड्स। एक सिविल सोसाइटी है जो कि हमेशा अपने देश की सरकारों के खिलाफ खड़ी रहती है, उनके निर्णय के खिलाफ खड़ी रहती है। इस तरह के जजमेंट निकल के आते हैं ना। अब देखो, यही चीज हिंदुस्तान में पत्रकारों के साथ हो रहा है। कई कप्पन को बिना किसी वजह के 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। कई तो आज भी सड़ रहे हैं। गौरी लंकेश को गोली मार दी जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट जो है आज के दिन में पूरी स्टेट में बदलने की हिमायती है। एक होता है स्टेट, एक होता है ऑथोरिटेरियन स्टेट। ऑथोरिटेरियन स्टेट का मतलब होता है जो तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण करने की कोशिश में रहती है। देखो, इसके साथ तुम आज दुनिया भर में दक्षिणपंथी शासकों का बोलबाला है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जो बड़े बड़े देशों के नाम जुबान पर आते हैं, जो अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं। पुतिन तो इतना कहता भी नहीं है कि लिबरल डेमोक्रेसी है, तो सीधे डिक्टेटर है। लेकिन अमेरिका और फ्रांस वगैरह तो बोलते हैं ना। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक्स होते हैं, इनको अगर तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फांसीवाद के बीच में चॉइस करने का मौका दिया जाए, तो ये फांसीवाद के पक्ष में जाके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, यही मैक्रो कर रहा है। मेरा सवाल था सुब्रतो जी, ये जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसी तरह से आपको टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम इन तमाम चीजों से अलग है कि कैसे है? मैं बता रहा हूँ, मेटा व्हाट्सएप जो है ना, वो धंधा कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बेटा व्हाट्सएप भी अपने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कॉल्स, इसको मैसेजेस को पब्लिक नहीं करता, सरकार के हाथ में नहीं सौंपता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई है व्हाट्सएप ने कि अगर आप हमें फोर्स करेंगे तो हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। वो एक अलग मामला है। अगर वो ये करने लगे तो व्हाट्सएप छोड़ के लोग चले जाएंगे, इसलिए वो अपने क्लाइंट बेस को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट्सएप और मेटा अपने मीडियम को मोनेटाइज करता है, उससे वो मुनाफा कमाता है, ठीक है। और उसमें सरकारी जो पक्ष है किसी भी समस्या का, जो राजनीतिक पक्ष है, उसको वो बढ़ावा देता है। अब देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, मैंने कलकत्ता की घटना पर एक पोस्ट डाला है। मैंने इसमें किसी को दोषी निर्दोष कुछ नहीं साबित किया, मेरी अपनी सीमित जानकारी से मैंने एक एनालिसिस दिया। उसमें देखे होंगे कि दुनिया भर के जो झंडू बाम भाजपा वाले संघी 2 रुपए के ट्रोल, वो आगे व्यक्तिगत रूप पर गाली गलौज करने के लिए। अब ऐसा है कि अगर मैं किसी संघी को संघी कीड़ा कह दूं तो ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है। लेकिन अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से माँ बहन की गाली दी जा रही हो नफरती गैंग के द्वारा, यानी भाजपाइयों के द्वारा, तो वो इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन नहीं होता है। मतलब कि आप अगर भाजपाई हैं, संघी हैं, तो आप किसी को भी माँ बहन की गाली खुलेआम दे सकते हैं, इस पर मेटा आपको रोक नहीं लगाएगा। यही मतलब हुआ ना। लेकिन टेलीग्राम ये नहीं, टेलीग्राम ने, पवेल ने टेलीग्राम को मोनेटाइज नहीं किया, समझ गए। टेलीग्राम को उसने मुनाफा कमाने का साधन नहीं बनाया, जबकि व्हाट्सएप मेटा को इन्होंने मुनाफा कमाने का साधन बना लिया। जहां मुनाफा कमाने का साधन आप बनाते हो, वहां पर आपको आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी।
जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। टेलीग्राम इसके लिए राजी नहीं था, इसलिए वो दुश्मन था। हुँ, इतनी सी तो बात जी, बिल्कुल। है। अब श्रोता जी, एक चीज़ और एक जानना था। और एक और बात मैं बता दूं, टेलीग्राम के पॉवेल के अरेस्टिंग के पीछे आप ये मत सोचो कि सिर्फ मैक्रो है या बाइडेन है या पुतिन है, उसके पीछे व्हाट्सएप और मेटा भी है। इसको अच्छा, समझो, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन मीडियम्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, ये सब इट्स ऑल ए क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। ये विश्वसनीयता पर आधारित एक संचार तंत्र है। बहुत समय में हम लोग कहते थे एक समय में कि अच्छा सुनो तो ऑल इंडिया रेडियो तो साला झूठ बोलता है, जरा बीबीसी सुने, ठीक है। अच्छा ये तो जो एसोसिएटेड प्रेस इंडिया का है ये तो बकवास करता है, थोड़ा रॉयटर्स का रिपोर्ट देखें। आज हम लोग टीवी चैनल में हुँ, वेस्ट हुँ, एशिया के बारे में जानना चाहते हैं तो अल जजीरा खोल लेते हैं, ठीक है। हम सीएनएन नेटवर्क को देखकर मध्य एशिया को नहीं समझते, पश्चिम एशिया को नहीं समझते कि वो भारी भूल है, वो बायस्ड रिपोर्टिंग है। बीबीसी को देखकर भी नहीं समझते, हम अल जजीरा जाते हैं। आई बात समझ में? तो संचार माध्यम जो है, लेकिन संचार माध्यम बोलिए का ना। आधार जो होता है वो विश्वसनीयता होती है, और विश्वसनीयता का आधार निरपेक्षता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसलिए श्रोता जी, एक चीज़ जानना चाह रहे थे, ये जो जिस तरह से अभी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से गलत-सलत मैसेज और विश्वसनीय मैसेज का प्रचार-प्रसार हो रहा है, जिस कारण कि बहुत सारे, जैसे कि आपको बंगाल में ही जो रेप की घटनाएँ हुई है, उस पर मुखर चीज़ें चल रही है, या जिस तरह से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा लोगों को गलत मैसेज डाल करके लोगों को एक नया तरीके से क्या दिमागी तौर को दिमाग को क्या बोलते हैं, वॉश कर दिया गया है। तो इसका तो एक इफ़ेक्ट पड़ता है ना, सोशल मीडिया का मतलब ये प्रभाव, इसको तो रोकना चाहिए ना? भाई तो रुकेगा कौन? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है मेटा और व्हाट्सएप वाले, इसीलिए तो सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है। सरकार को ये भले एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज शेयर नहीं कर रही हो, ये दिखाने के लिए कि मैं अपना प्राइवेसी पॉलिसी और अपने सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, हम भारत सरकार से लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हो भाई? तुमने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुमने तो उन नफरती हुँ, चिंटुओं के मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म खुला छोड़ दिया। तो आपने कहा, बिल्कुल, ये आप बहुत एक सहमत तरफ कॉम्प्रोमाइज कर गए, दूसरी तरफ सरकार से आपकी माने अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई साहब, भाई देखो, तुम्हें जितना कूड़ा परोसना है परोसो, हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे निर्बाध रूप से, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे मैसेंजर पर हो, चाहे फेसबुक पर हो। इसके बदले में हमारे जो साधारण लोग हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर हैं व्हाट्सएप के, उनकी बातों को शेयर करने के लिए हम पर प्रेशर मत डालो। यानी आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। तुम मेरी पीठ की खुजली आपने बिल्कुल मिटाओ, मैं तुम्हारी बात। पीठ की खुजली मिटाऊं। विश्वसनीयता ही जो है किसी चैनल का आधार होता है। अभी आप एक मोबाइल सिस्टम आया था कुछ दिन पहले, वो था ब्लैकबेरी। बहुत ही मतलब विश्वसनीय माना जाता था और उसके बहुत लोग यूज़ करते थे और उसका अपना स्टेटस सिंबल हुआ करता था उस समय में। मैं करता था। ब्लैकबेरी मैसेंजर। एक वो मार्केट से गायब हो गया। रीज़न यही था कि उसने अपना जो एन्क्रिप्शन था, उसको जो है ओपन कर दिया भारत सरकार के सामने, अमेरिकी गवर्नमेंट के दबाव पर, और परिणाम हुआ कि वो मार्केट से ही बाहर हो गया। ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई है मीडिया। अरे भाई, आज आप गोदी मीडिया को देखिए ना, भारत में उसकी कौन सी विश्वसनीयता रह गई है और कितने सब्सक्राइबर रह गए हैं? मैं आज तक जैसे चैनल का यूट्यूब चैनल देखता हूँ, तो उसमें किसी चीज का व्यू 10,000 होता है, किसी का 7,000 होता है, जबकि आज तक के तो करोड़ों सब्सक्राइबर है पूरे भारत। ये क्यों हो रहा है? देखो ऐसा है, पॉवेल को तो जेल में आपने डाल दिया, आप उसको दूसरा जूलियन असांजे बना रहे हैं, देर सवेर तो छूट के निकल आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जब ऐसा है कि लाख कहने सुनने के बावजूद फ्रांस, यूरोपीय या अमेरिकी कोर्ट या ब्रिटेन की कोर्ट जो है ना,
वो भारत का सुप्रीम कोर्ट जैसा सुप्रीम कोठा नहीं है। पहले इस बात को समझ लो। वहां के कोर्ट में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बेहतर है। वहां पर जब वहां मामला जाएगा तब ये छूट जाएंगे, क्योंकि आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट जो है वो सरकारी लाइन को टो नहीं करते, सरकारी लाइन पर नहीं चलते, वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इसलिए वो छूट जाएगा। रहा सवाल टेलीग्राम का भारत में रहने का और निकलने का, तो टेलीग्राम भी तो वही स्टैंड लेगा ना जो व्हाट्सएप लिया हुआ है कि हम अपने पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे आपके लिए। अब सवाल है कि व्हाट्सएप तो कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जान बचा लिया, टेलीग्राम ये करता है कि नहीं करता है? मुझे तो नहीं लगता है कि पोवेल ये काम करेगा, क्योंकि पोवेल जिस तरीके से पूरी दुनिया से लड़ गया, वो वो ये नहीं होता, वो तुम्हारा मेटा का मालिक नहीं बनेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जुलियन असांजे की तरह है, पावेल भी हीरो है और दिखेंगे। नहीं दिखेंगे, मुझे नहीं लगता। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सब, और इसलिए इसी यही वजह है कि पूरे दुनिया के जितने भी मेहनत बिल्कुल वहां से 2 GB कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। टेलीग्राम जो है 2 GB मैसेज को देता है, ये सबसे बड़ा डर है इन लोगों का। ये 2 GB मुझे मतलब मालूम समझ रहे हो, उसमें पूरी किताब चली जाएगी। है। खैर जो भी है, 2 GB 3 GB बहुत बड़ा मतलब ये एक्सेस है देना, बहुत बड़ी चीज है। स्पेस तो दे रहा ये है ना। श्रोतो जी, आप अगर बताना चाहें ये ओवेल के बारे में, पावेल के बारे में, कि तो आप बैकग्राउंड थोड़ा अगर तो दर्शक ज्यादा अच्छा रहेगा। पावेल तो बेचारे रशिया से निकले ना, वहां से उनको भगा दिया गया और क्योंकि वो पुतिन की नीतियों के समर्थक नहीं थे। अब पुतिन की नीतियों के समर्थक नहीं होने से क्या होगा? आप रशिया में कैसे टिकोगे? वहां से भगाया, वो बेचारा लिबरल डेमोक्रेसी समझ के फ्रांस आया, अमेरिका के रास्ते से। अमेरिका में एफबीआई ने उसको पकड़ा, एफबीआई उसको फोर्स कर रहा था, तब वो फ्रांस भागा, यूरोप। जैसे जुलियन असंज भाग रहा था एक वन कंट्री टू अनदर कंट्री, बिल्कुल क्योंकि वो क्या है ना, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी ह्यूमैनिटी की लड़ाई लड़ रहा था, और जो ह्यूमैनिटी की लड़ाई लड़ते हैं उसको हर युग में भेड़ियों के झुंड जैसा सरकारें पीछा करती रहती है। तो वो फ्रांस जब आया तो फ्रांस में मैक्रो तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, अभी उसकी पार्टी की स्थिति कमजोर है, फिर भी वो चाहता है कि अपने पावर में बने रहे। वो किसी तरह का विरोधी को कैसे बर्दाश्त करेगा, इसीलिए उसको अरेस्ट कर बिल्कुल, लिया गया। बहुत सुब्रत जी, आपने पावेल के बारे में जो बताया बहुत ही बड़ी बात है, और टेलीग्राम की जो लड़ाई है, ये हम तमाम देश के लोगों के लिए एक बहुत ही मार्के की लड़ाई है। इसे हम सभी साथ होना चाहिए, सभी साथ रहेंगे भी, और देखते हैं आगे क्या चलता रहता है। हम फिर बात करते रहेंगे इस संदर्भ में। सुब्रत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शक बताने के लिए। इसी तरह दर्शक डाल लेते हैं हमें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम भी बड़ी धूप में खड़े हैं आपके साथ, इसीलिए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही मामला बनता है, जिसके लिए कि हम लोग जी जी, पावेल तो जुलियन असंजे तो हमारी आपकी लड़ाई लड़ रहा है, सवाल है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। यही यही तो सवाल है ना, बहुत कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि हम नहीं।